Now we are taking the next topic, Newton's second law of motion. इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चीजों को कंसीडर करते हैं जो हमने पहले पढ़ी है। मोमेंटम क्या होता है, हमें एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारी बस है और बस आपकी काफी तेज वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस बस को रुकने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको अपने स्टॉप होने के लिए। इसी हिसाब से ट्रेन है, ट्रेन काफी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको भी रुकने के लिए थोड़ा समय लगेगा अपने स्टॉप पर। तो अभी हमने इससे क्या रिजल्ट निकाला, जो हमने पहले निकाला था कि मोमेंटम आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास पे करता है, दूसरा आपका वेलोसिटी पे करता है। जो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये दोनों फैक्टर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा और वेलोसिटी ज्यादा है तो आपका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें थोड़ी हेल्प करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। अभी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ, according to this law, the force is directly proportional to the rate of change of momentum. मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसको फॉर्मुलेट करके लिखे हम, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, और हमने इसको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज dp क्या आपका, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, p का मतलब मोमेंटम और dt का मतलब स्मॉल टाइम पीरियड। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv माइनस mu, जहां पर आपका dp चेंज इन मोमेंटम था और dt क्या था, ये आपका टाइम टेकन। अब इस न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमारे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सपोज एक कार है और उस कार की बैटरी डेड हो जाती है और बैटरी डेड होने पर वो कार आगे चल नहीं पाती। उस कार के अंदर दो तीन पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो बाहर निकलकर उस कार में धक्का देते हैं, एकदम से सडन धक्का देते हैं फॉर मीन टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो कार थोड़ी सी आगे जाती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो तीनों जो पैसेंजर थे उसे धक्का दे रहे थे, कार को दोबारा से धक्का देते हैं। अब उसमें जो फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं उस कार में, अब धक्का थोड़ी देर तक के लिए देते हैं उसमें। अब उसकी जो मूवमेंट है कार की, जो वेलोसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और आगे बढ़ती है और कार फिर कुछ टाइम के बाद में कार आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या था कि मोमेंटम को हमने चेंज किया था फोर्स लगाकर। तो फोर्स हमारा कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा और कम फोर्स लगाएंगे तो कम मोमेंटम होगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉल आपके पास में आती है, वो बॉल को कम फोर्स से फेंकता है तो बैट्समैन होता है, अगर बॉल को वो कम फोर्स से फेंक रहा है आपके पास में तो बैट्समैन बैट को कम ही फोर्स से उठाकर उस बॉल को उसमें हिट करेगा। लेकिन अगर वो ही बॉल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम कैसा हो गया, बॉल का बहुत ज्यादा हो गया। जब बॉल का मोमेंटम ज्यादा हो गया तो बैट्समैन भी उस बॉल पर मारने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए बैट में ज्यादा फोर्स लगाकर उस बॉल को स्ट्राइक करेगा। तो इनसे हम अच्छी तरह से रिजल्ट से कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसका एक डेरिवेशन है और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब इसको हम देखते हैं कैसे। हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, पहले ऑब्जेक्ट का मास m है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास आपका m है। ये इस ऑब्जेक्ट, जो आपका ये ऑब्जेक्ट लिया हमने m, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और टाइम 0, इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m। जब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, स्टार्टिंग थी, u था इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब इसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये चेंज होकर आपकी फाइनल वेलोसिटी में आ गई v पर, और जब हमने इसमें फोर्स लगाया था पहले टाइम 0 था, अब टाइम कुछ आपका इंक्रीज हो गया तो टाइम t से t हो गया है। तो इसमें अब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी pi हमने किसके लिए इंडिकेट कर दिया, इनिशियल के लिए, p है मोमेंटम के लिए। तो मास इनटू वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इसी हिसाब से फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट pf mv, m है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, pf माइनस pi। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे हम f से, जिसका इनिशियल टाइम आपका 0 है। उस पर हमने फोर्स लगाया
अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v, फाइनल वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो गई और टाइम पीरियड 0 से उसका t हो गया। अब इसका इनिशियल मोमेंटम pi mu होगा और फाइनल मोमेंटम pf mv होगा और चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अभी देखो, अभी हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना था, pf माइनस pi, इसकी वैल्यू mv माइनस mu, ये हमने वहां से वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। अब हमने क्या किया, इसमें से m को कॉमन निकाल दिया, m कॉमन निकालेंगे हमारे पास में क्या आएगा, v माइनस u, हमारे पास में इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें देखो टाइम, टाइम कितना था, अभी हमने पढ़ा था टाइम टेकन, इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम कितना था हमारे पास, t था। जब टाइम चेंज होगा तो फाइनल को हमेशा किसमें से माइनस करते हैं, इनिशियल में से, तो टाइम t माइनस 0 इक्वल टू t, टाइम हमारे पास में इतना आ गया। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। पहले इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, m v माइनस u अपॉन t, हमने ये इतना यहां तक कर लिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ अभी हमने पढ़ा था, तो सेकंड लॉ क्या था हमारे पास में, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब इसमें से v माइनस u को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m a, और a हमारे पास कहां से आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस u अपॉन t। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में से को हटाकर इसकी जगह पर एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, f इक्वल टू k m a, वेयर k is called constant of proportionality, k को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम k की वैल्यू को इसमें सॉल्व करें, if f is equal to 1 unit, m is equal to unit, a is equal to 1 unit, हम इन 1 1 को जो अभी हमने फॉर्मूला किया था उसके अंदर इनको पुट कर देंगे, पुट करके हमारे पास k इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो k की वैल्यू थी उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, f इज इक्वल टू ma। बहुत सी किताबों में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी k इज इक्वल टू 1, वो भी सही है, आप उसको भी करके डायरेक्ट शो कर सकते हैं। और जो हमारे पास में ये इक्वेशन आई, इसी इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ या मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है किसकी, सेकंड लॉ की, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। अब हम एक चीज इसमें ध्यान से देखें, जो आपका ये फोर्स है ये आपकी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे। तो फोर्स इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट का मास कैसा होगा, ज्यादा। अगर आपका फोर्स हम कम लगा रहे हैं तो उसमें मास कैसा है, कम। इसी हिसाब से फोर्स आपका एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम जो ये फर्स्ट लॉ था मोशन का, अब फर्स्ट लॉ को हम रिड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ का डिडक्शन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, सेकंड लॉ की हेल्प से। सेकंड लॉ ये था F इज इक्वल टू m में, हमने a की वैल्यू पुट कर दी v माइनस u अपॉन t, सेकंड लॉ हमारे पास में ये बन गया। हम इस सेकंड लॉ की हेल्प से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर रहे हैं, और वो ड्राइव कैसे करेंगे अब इसमें हम ये देखते हैं। ये न्यूटन का भी हमने सेकंड लॉ निकाला है प्रूव करके, इसमें a की वैल्यू हमने ये रखी। अब इसके अंदर क्या है, किसी बॉडी की आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी है, कांस्टेंट। v u इन पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये चीज जीरो हो जाएगी, तो आपका फोर्स क्या आएगा निकल के हमारे पास में, यहां पर फोर्स जीरो आ गया।
तो यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। और क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? इट मींस द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट if no external force is applied on a body. This is the first law of motion. यही था फर्स्ट लॉ कि कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है, वो कंटिन्यू रेस्ट और मोशन में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया F = 0, एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या कर दिया यहाँ पर 0 कर दिया। तो हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की हेल्प से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं। Now we are taking the SI unit of a force. फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और उसको हम N से डिनोट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F = m में। मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन को 1 न्यूटन को हम 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, या 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन = इतना। क्वेश्चन कभी बार पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन क्या होगा? 1 न्यूटन is the force is said to be 1 Newton if it produces 1 meter per second square acceleration in a body of a 1 kg of mass. दोबारा से मैं फिर से रिपीट करता हूं। The force is said to be 1 Newton if it produces 1 meter per second square acceleration in a body of a 1 kg of mass. ये तो हमने SI में ले ली फोर्स की यूनिट। एक डिस्कस और कर लेते हैं CGS में। CGS में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और एक डाइन आपकी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अब देखो फोर्स CGS में मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डाइन = इसके बराबर हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफाइन 1 डाइन। The force is said to be 1 dyne if it produces 1 centimeter second square acceleration of in a body of 1 gram mass. सेम डेफिनेशन लिखी है, बस यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर हमने क्या कर दिया है? ये कर चेंज कर दिया है। और इसमें जो आपका ये था डाइन, इसकी जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था? न्यूटन लिख दिया था। और 1 ग्राम मास की जगह पर यहाँ पे हमने कर दिया था 1 केजी, और बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी बराबर है। लेकिन हमको बस एक ये ध्यान रखना है, फोर्स की SI यूनिट आपकी न्यूटन होती है, क्योंकि हम SI यूनिट के अंदर ही न्यूमेरिकल्स करते हैं और SI यूनिट को ही हम पढ़ते हैं। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हुई? न्यूटन। न्यूटन को ही आपको ध्यान रखना है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल N। अब एक छोटी सी हम और ले लेते हैं। आपकी जो डाइन है और न्यूटन है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? देखो अभी हमने पढ़ा था 1 न्यूटन = कितना? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10³ ग्राम। 1 मीटर के अंदर इतने सेंटीमीटर होते हैं। ये जो हमारी SI सिस्टम थी, इसको हमने CGS में कन्वर्ट कर लिया है। किसमें कन्वर्ट कर लिया है? CGS सिस्टम में। अब हमने क्या किया, जो आपकी सेकंड है इक्वेशन ये वाली, इसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। किलोग्राम की जगह पे ग्राम कर दिया, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर रख दिया। बस किलोग्राम या किलोग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर करके हमारे पास में इतनी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे 10³ है, यहाँ पे 10² है। आपकी जो सेम बेस होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो पावर उनकी क्या हो जाती है? प्लस। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन = 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना आ गया। लेकिन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से कितना था आपका? 1 डाइन के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो आपकी ये 1 डाइन है, इसकी जगह पर हम इसकी जगह पर जो इतनी हमारी वैल्यू है, ये इसकी जगह पर इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने ये पुट कर दिया, हमारे पास कितना आ गया? तो 1 न्यूटन = इतने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। यही आपका न्यूटन और डाइन के अंदर आपका रिलेशन है। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स वगैरह में भी। और फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए डाइन और इसके अंदर क्या आपके रिलेशंस आते हैं।